प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से की मुलाकात। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर सीएम धामी ने पीएम मोदी को दी बधाई। महासू देवता मंदिर क्षेत्र को मास्टर प्लान के तहत विकसित करने पर चर्चा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का चंपावत दौरा। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बट माउंट व कोली ढेक झील का किया निरीक्षण। मूलभूत सुविधाएं न होने पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर जताई गहरी नाराजगी। प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने पीआरडी जवानों के मानदेय को लेकर वित्त सचिव से की वार्ता। जल्द रुके मानदेय को लेकर बजट जारी करने के लिए निर्देश। उत्तरकाशी में इको सेंसिटिव जोन से प्रभावित हुए 88 गांव। विकास समिति में प्रभावित क्षेत्रों का प्रतिनिधि न होने से लोगों को हो रही समस्या। ग्रामीणों ने सरकार से प्रभावितों की सुध लेने की मांग की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी को बधाई दी। इस दौरान सीएम धामी और पीएम मोदी के बीच उत्तराखंड के विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की। महासू देवता मंदिर क्षेत्र को मास्टर प्लान के तहत विकसित करने पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। राज्य की विद्युत ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्तराखंड को खुले बाजार से प्रतिवर्ष लगभग 1000 करोड़ की ऊर्जा क्रय करनी पड़ती है, जिससे राज्य के वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने अलकनंदा, भागीरथी और सहायक नदियों में प्रस्तावित 24 जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में भी प्रधानमंत्री से चर्चा की। बागेश्वर के नगरीय क्षेत्र में पानी का संकट गहरा रहा है। बागेश्वर शहर के लोगों की प्यास बुझा पानी में जिला प्रशासन के आधे अधूरे इंतजाम बागेश्वर की जनता के लिए नाकाफी है। पानी की समस्या से दो चार होते बिलौना और महेंद्र बुंगा के लोगों ने अर्जुन देव के नेतृत्व में जल संस्थान कार्यालय के बाहर कनिस्टर बजाकर अपना विरोध प्रकट किया है। अर्जुन देव का कहना है कि बागेश्वर में 2 नदियां बहती है, फिर भी बागेश्वर शहर के लोग गर्मी में प्यास से भटक रहे। बागेश्वर शहर के लिए लंबे समय से बन रही पानी की टंकी अभी तक अस्तित्व में नहीं आ पाई। बागेश्वर विधायक पार्वती दास के कोरे आश्वासनों से बागेश्वर शहर में उपजी पानी की समस्या से निजात नहीं मिल पा रही। बागेश्वर जनपद में सरयू गोमती नदी बहती है और नगर में पीने के पानी के लाले पड़े हुए हैं। लोग 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर घंटों लाइन लगाकर जो है पानी सरमट होकर लेकर आ रहे हैं। हमारे गांव में, हमारी भूमि में टंकी बनी हुई है पीने की, लेकिन हमें पीने का पानी मुहैया नहीं कराया जा रहा है। हमारी माताएं बहनें सुबह 4 बजे, रात के 10 बजे तक पानी धो रही हैं। बाघ का खतरा बना हुआ है, बाघ कभी भी हमला कर सकता है, लेकिन शासन प्रशासन इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। जल संस्थान के कर्मचारी पूरी तरह से चौपट हैं, इनकी व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमरा चुकी है। हर घर जल हर घर नल की योजना इनकी जो है पूरी तरह फेल योजना है। इस पर इन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा घोटाला किया है। क्षेत्र पंचायत भटवाड़ी की बैठक में सीमांत विकास खंड भटवाड़ी के विकास को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने विचार विमर्श कर विकास कार्यों के क्रियान्वयन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्रीय विधायक सुरेश चौहान, जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट और मुख्य विकास अधिकारी जय किशन सहित तमाम विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि विकास कार्यों के क्रियान्वयन पर निरंतर नजर रखे और कहीं भी कोई गड़बड़ी देखने में आती है तो उसे तुरंत संज्ञान में लाए। हमारी बैठक बहुत अच्छी बैठक रही, क्योंकि जो भी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने जो भी समस्या उठाई तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उस समस्या अमल होगी। और अगर जो समस्या हमारे जनप्रतिनिधियों ने द्वारा जो उठाई गई, अगर समस्या का निदान नहीं होता तो हमें कुछ आगे कुछ कदम उठाना पड़ेगा। वैसे मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो भी समस्या, जिस क्षेत्र की समस्या, चाहे रोड के संबंध में हो, चाहे शिक्षा के संबंध में, चाहे पर्यटन के संबंध में हो, चाहे कोई भी समस्या हो उठाई होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसमें थोड़ा अमल हो जाएगा। हमने जो है अपनी जो ग्राम पंचायत चामकोट की जो नहरें हैं उसका मुद्दा भी हमने उठाया है। हमारे जो रोड का मुद्दा है, जो अठाली से
चामकोट तक जो रोड है उसका भी मुद्दा मैंने बीडीसी के माध्यम से आज उठाया है। और हमारे जो गांव में जो मनेरा में जो कार पार्किंग बननी है उसके लिए भी मैंने मुद्दा उठाया है। इसमें माननीय विधायक जी ने कहा कि ये जल्द हम इस काम को पूरा करेंगे और उन्हें सदन के माध्यम से बोल दिया है कि ये कार्य जल्दी होगा। इसमें आज जो पहली जो बीडीसी है इसमें जिलाधिकारी महोदय जी आए हैं, माननीय विधायक जी आ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आज की जो बैठक है इसमें हमारी जन समस्याओं को सुना जाएगा। सम्मानित प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा जो जनता की जो बात है, जो उनकी समस्याएं, चाहे सड़क से, पेयजल से, उन समस्याओं को यहाँ पे उठाया जाता है और हमारे जो अधिकारीगण है उसका समाधान करते हैं। तो अच्छा लगा कि लोगों ने अपने मुद्दों को, जन मुद्दों को जो है उठाया और कम से कम जो समाधान का एक पटल होता है, सबसे पहला सदन होता है हमारे सभी सम्मानित प्रधान क्षेत्र पंचायतों का। अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी बात को उठाया, जिलाधिकारी भी थे, मुख्यमंत्री और काफ़ी समस्याओं का निराकरण हुआ। ये अब सारी समस्याओं का निराकरण तो नहीं होता, लेकिन काफ़ी समस्याओं का निराकरण हुआ। काफ़ी समस्या जो उनके द्वारा बताई गई उसको हम लगातार दिन रात प्रयास करते हैं कि हम कहीं ना कहीं जो जनता के जन समस्याओं के जो मामले हैं उनका समाधान। लोहाघाट से दिल्ली की ओर जाने वाली एक बस के इंजन में आग लग गई। आग लगते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्री दरवाजा खोलकर बाहर निकले, किसी तरह आग पर काबू पाया गया। बस के परिचालक ने बताया कि लंबे समय से लोहाघाट वर्कशॉप में बस की विधिवत सर्विस नहीं हुई है, नए स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जिस कारण बसों को सड़क पर चलाना जोखिम भरा हो रहा है। ऐसे यात्रियों की जान भी जोखिम में पड़ रही है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भूपेंद्र देवटाऊ का कहना है कि सरकार का ये रवैया, जिन सपनों और आशाओं को लेकर उत्तराखंड के लोगों ने उत्तराखंड निर्माण के लिए संघर्ष किया था, उन सभी भावनाओं के साथ घोर कुठाराघात है। मिल ही नहीं रहा है और जो आ भी रहे हैं तो लोकल वाले आ रहे हैं। अभी इसमें से 18 यात्री थे, तो इंजेक्टर पाइप फट गया इसका। तो लोकल के पीछे वाली गाड़ी आई, उसकी उनकी व्यवस्था की, उन्हें भेजा गया। उससे निकलने के 4 किलोमीटर बाद बस का खराब होना अपने आप में, जिन सपनों को लेकर हमने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी थी, आज वहाँ के उत्तराखंड वासियों को ऐसी फजिया झेल रहे हैं और उनके सपनों पर जो कुठाराघात हो रहा है उससे बेहद आहत है हम। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद उत्तराखंड वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। वन विभाग वनाग्नि से प्रभावित उन क्षेत्रों में पौधारोपण करने की तैयारी में। इसको लेकर वन विभाग के हॉफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि पूरे प्रदेश में बारिश होने की वजह से अब वनाग्नि के मामले देखने नहीं मिल रहे हैं, जिससे बहुत ज्यादा राहत है। हम पौधारोपण के काम में स्थानीय समुदायों को भी जोड़ रहे हैं और सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन के तहत हम छोटी जलधाराओं का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ताकि सॉइल इरोजन पर काबू पा सके। देशव्यापी बारिश हुई है जिससे बहुत ज्यादा राहत हुई है। आज एक भी किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं था, फायर का रहा था जो अलर्ट आते हैं। तो फिलहाल ये समस्या पे पूरा कंट्रोल हो गया है और अभी ये मानसून नहीं है, प्री मानसून ही है। मानसून तो यहाँ 25 तारीख को आता है, तो लेकिन जो माहौल बना हुआ है उससे लगता है कि अब आने वाले दिनों में नमी बरकरार रहेगी। कुमाऊं क्षेत्र के पहाड़ी जिले बागेश्वर अंतर्गत आने वाले ग्रामीण अंचल में संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा बैठक में ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने सीएमओ को स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने निर्देश दिए। वहीं ये भी निर्देश दिए गए हैं कि बेवजह किसी मरीज को रेफर नहीं किया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर उपचार किया जाए। बागेश्वर जिले की एनएचएम की इस समीक्षा बैठक में हर क्षेत्र में अभी तक क्या क्या हमारी उपलब्धियां रही हैं, क्या क्या हमने काम किया, उसकी समीक्षा की है। कुछ ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं धीरे धीरे उसकी पूरी की जा रही हैं। हमारे अच्छे डॉक्टर्स की टीम, इस बीच अच्छे डॉक्टर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स और आने हैं, उनकी कमी है, उसको भी पूरा करेंगे। और मैं मानता हूँ कि हम सब पूरी स्वास्थ्य क्षेत्र की पूरी टीम मिलकर बागेश्वर जिले के हर नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
चारधाम यात्रा के मार्गों पर परिवहन विभाग लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। परिवहन विभाग गैर जिम्मेदार वाहन चालकों पर कानूनी कार्रवाई कर रहा है। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्गों पर मुख्य रूप से कमर्शियल वाहन चालकों के पास ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के साथ उनके ड्राइविंग लाइसेंस की भी चेकिंग हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक कुल 5,200 चालान किए जा चुके और 141 गाड़ियां जब्त की गई हैं। चार धाम यात्रा मार्गों पे हमारी विशेष टीमें लगी हुए हैं, इन्फोर्समेंट टीम है, हमारे चेक पोस्ट भी बने हुए हैं। हम लोग जो भी गाड़ी चार धाम यात्रा पे जाती है, चाहे वो प्राइवेट हो या कमर्शियल हो, उसको चेक करते हैं। कमर्शियल वाहनों के लिए स्पेशल फोकस हमारा होता है कि उनके पास ग्रीन कार्ड होना चाहिए और यात्रियों की सूची यानी ट्रिप कार्ड भी उनके पास होना चाहिए और जो भी नियम होते हैं उनके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस सही होना चाहिए। इन सब चीज़ों को भी हम लोग चेक करते हैं। इन सब नियमों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसका चालान किया जाता है। अभी इस साल यात्रा शुरू होने से लेकर के आज तक 5200 चालान किए गए हैं, 5200 चालान किए गए हैं और 141 गाड़ियां हम लोगों ने सीज भी किए हैं। जिस गाड़ी में मान लो ज़्यादा ऑफेंस है, हमें लगता है कि नहीं भाई इस गाड़ी को हमें सीज करना चाहिए, इस गाड़ी का संचालन मार्ग पे नहीं किया जा सकता है, तो वैसी गाड़ियों को सीज भी हम लोग करते हैं। देवभूमि में चारधाम यात्रा लगातार जारी है। ऐसे में स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार सभी जनपदों में यात्रियों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग कर रहा है। डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह ने कहा कि अभी तक सभी जनपदों में 5,88,000 यात्रियों की स्क्रीनिंग हो चुकी है, जिसमें 1,19,884 यात्रियों के स्वास्थ्य में दिक्कत पाई गई है। इसके बाद उनकी काउंसलिंग करने के साथ उनसे शपथ पत्र भरवा कर ही यात्रा के लिए आगे जाने दिया है। लगभग अभी चारधाम यात्रा चल रही है। 5,78,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है सभी जिलों में, जो ऋषिकेश से लेके सभी धामों में मिला के ये स्क्रीनिंग का वो फिगर है। और 1,19,884 लोगों को में कोमॉर्बिडिटी पाई गई और जिनको काउंसिल किया गया और जिनसे शपथ पत्र भराने के बाद ही उनको आगे भेजा गया। इसके संग संग उनको हम ये जो व्यक्ति थे ये हमारे रडार में रहे, इनको कॉल सेंटर द्वारा कॉल किया गया, हमारे स्वास्थ्य मित्रों द्वारा कॉल किया गया। करते खबरों का देहरादून में बीते शाम कटबंगला बस्ती में हार्ट अटैक से एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत का कारण अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई को बताया जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शेषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि यह सब सरकार की तानाशाही का नतीजा है। आखिर सबको अपने भविष्य की चिंता होती है, एक तो गरीब और दूसरे में सरकार उनके ऊपर बुलडोजर चला रही है, तो आखिर वो लोग कहाँ जाएंगे। मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन कहाँ है सबका साथ सबका विकास, धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। बस्ती हो या अन्य बस्तियां हो, प्रशासनिक मनमानी सब जगह हो रही है और लोगों को विश्वास में लिए बिना, लोगों का पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना जिस तरीके से तानाशाहीपूर्ण तरीके से गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं और उसी घटना की ये परिणति है कि एक महिला के घर पे जो है चिन्हीकरण का निशान लगा दिया गया कि कल इसका ध्वस्तीकरण होगा। तो लोगों में अपने भविष्य के प्रति अनिश्चितता है, उनके बच्चे जो है कहाँ जाएंगे। सरकार उनकी झोपड़ी भी छीनने का काम कर रही है। इसी सदमे में जो है उस महिला की मौत हो गई और ये बहुत ही दुखद घटना है। लोगों में भारी आक्रोश। उत्तराखंड में विश्व विख्यात चारधाम यात्रा मुख्य रूप से गढ़वाल क्षेत्र की मानी जाती है, जो हरिद्वार ऋषिकेश से शुरू होते हुए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तक होती है। इसलिए 2 सालों से जिस तरह श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है, उससे सरकार ने चारधाम यात्रा के नए विकल्प पर विचार करना शुरू कर दिया है, जो शायद कुमाऊं क्षेत्र से शुरू हो सकता है। हालांकि सरकार के इस फैसले का गढ़वाल के लोग और उनके अपने नेता विरोध कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पिछले 2 सालों से गढ़वाल क्षेत्र में चलने वाली चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। साल 2023 की यात्रा में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के दर्शन किए, जबकि इस साल भी श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। श्रद्धालुओं की इस बढ़ती संख्या के कारण कई बार सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिलता है, जिससे श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों की भी मुश्किलें बढ़ रही है।
उत्तराखंड सरकार ने श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक के बोझ को कम करने के लिए यात्रा मार्ग के लिए नए विकल्प को तलाशना शुरू कर दिया है, जो कुमाऊं क्षेत्र से होकर जाता है। खबर है कि सरकार रामनगर से भी चारधाम यात्रा करने के मूड में है, जिससे हरिद्वार और ऋषिकेश के ट्रैफिक को कम करने में काफी मदद मिल सकती है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सरकार को वृहद रूप से सोचने की जरूरत है, क्योंकि कुमाऊं से अगर यात्रा शुरू होती है तो उसे हरिद्वार और ऋषिकेश में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को कम किया जा सकेगा। जब यात्रा का होता है तो आप कहीं भी जा सकते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि कंजेशन ना हो, भीड़ भाड़ ना लगे। आपने देखा होगा कि आप जब मसूरी जाते हैं तो 1 घंटे में मसूरी पहुंच जाते हैं, और जब लाइब्रेरी चौक में हम जाते हैं तो लाइब्रेरी चौक में वहाँ जो कंजेशन होता है उसमें 2 घंटे लग जाते हैं। तो यही हम चाहते हैं, कंजेशन ना हो, डिटूर लोग करें। और हम ये भी बताने जा रहे हैं कि अगर तोता घाटी टूटी हुई है या मार्ग रद्द है तो आप टेहरी से चले जाएं। तो हम सारे ही वैकल्पिक मार्गों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की दलील है कि वह ट्रैफिक के बोझ को एक जगह से डाइवर्ट करके उसे कम करना चाहती है, लेकिन सरकार के इस फैसले पर गढ़वाल के व्यापारी और स्थानीय लोग नाराज हैं और सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों को लगता है कि इससे उनका व्यापार घटेगा। यही नहीं, देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा का अपना धार्मिक महत्व है और यात्रा का पूरा मार्ग कई मायनों में धार्मिक आस्था का केंद्र है। इसलिए बेहतर होगा कि पूरी यात्रा अपने पुराने स्वरूप में चलती रहे, और फिर भी सरकार अगर इसमें बदलाव करती है तो वह सरकार के सामने अपनी बात जरूर रखेंगे। उत्तरकाशी उन क्षेत्रों में विरोध इसलिए हो रहा है कि जो परंपरागत हमारे मार्ग हैं, जो सदियों से चले जा रहे हैं, जिसके एक आप कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक महत्व है, उन मार्गों में परिवर्तन का लोग विरोध कर रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि जिनको मान लीजिए रामनगर की तरफ से अगर यात्रा करनी हो तो करें, कोई रोक तो सकता नहीं है, लेकिन पूरी यात्रा को हम डाइवर्ट कर दें, ये हो नहीं सकता। कुछ चीजें व्यवहारिक नहीं है और जो होने वाली भी नहीं है, तो अनावश्यक एक वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है, नहीं तो ऐसा कुछ है नहीं। चारधाम यात्रा के बढ़ते ट्रैफिक को लेकर जहां सरकार चिंतित है और चारधाम यात्रा के नए विकल्प को तलाश रही है, तो वहीं यात्रा के परिवर्तन पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। चारधाम यात्रा के मार्ग परिवर्तन पर पर्यटन मंत्री ने भी सरकार को कई सुझाव दिए हैं, तो व्यापारियों और कई जनप्रतिनिधि भी सवाल उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि चारधाम यात्रा के मार्ग परिवर्तन पर सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है। देहरादून से IND24 के लिए संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। उत्तराखंड की 5 नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए चयनित किया गया है। टिहरी और देहरादून जिले में बहने वाली सौंग नदी, पौड़ी जिले की पूर्वी और पश्चिमी नयार, नैनीताल जिले के शिप्रा और चंपावत की गौड़ी नदी को इसमें शामिल किया गया। इसके तहत अब इन 5 नदियों के लिए पहले चरण में एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। हालांकि इन नदियों के अलावा राज्य में अब तक कुल 5428 जल स्रोत चिन्हित किए गए हैं, जिन पर एक्शन प्लान तैयार होना है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विकास कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड पर्यटक स्थल के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड की नदियों को पुनर्जीवित करने का फैसला सराहनीय है। कि हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो एक मुख्य सेवक का अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, यहाँ पर जो जनता उनको जो देखकर उनको चुनी है उसमें वो एकदम खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं। तो इसी क्रम में ये जो लगातार अभी नदियों का पुनर्जीवन का कार्य जो करने जा रहे हैं, और जो अभी पेड़ों के लिए भी उन्होंने किया है कि ऑनलाइन पूरे पेड़ को कई रिकॉर्ड रखे जाएंगे, उनके देख रेख करी जाएगी। तो इस तरीके से, क्योंकि हमारा उत्तराखंड देवभूमि एक पर्यटक स्थल है और यहाँ पर नदी, तालाब और वृक्ष, यही सब चीजें यहाँ पर देखने लायक है। हमारे पहाड़, हमारे चारों धाम, इस तरीके से इसको और किस तरीके से नैसर्गिक सुंदरता और प्रदान करी जा सकती है, इसको लेकर इस गति में वो कार्य कर रहे हैं। दिल्ली में भाजपा की बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में उपचुनाव और निकाय चुनाव के साथ ही सांगठनिक कार्यक्रमों की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के नई दिल्ली स्थित आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष की उपस्थिति में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अलावा उत्तराखंड से पार्टी के सभी लोकसभा राज्यसभा सांसद मौजूद रहेंगे। बैठक में कैबिनेट विस्तार और दायित्वधारी बनाए जाने के विषय पर भी चर्चा हो सकती है।
आज दिल्ली में हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री सब बैठेंगे, वहां पर एक बड़ी बैठक होने वाली है। उसमें आने वाले आगामी पंचायत चुनाव को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर और जो दायित्व की सूची अभी क्योंकि चुनाव के कारण रोकी हुई थी, चुनाव में सभी व्यस्त थे, तो उसको लेकर भी अभी वो सूची भी आने वाली है और कैबिनेट का जल्दी विस्तार भी और होने वाला है। तो इन सब चीजों को लेकर काफी इससे चिंतन मनन होगा। उसके बाद जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा वो जनता के हित में निश्चित रूप से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन चुकी है और मंत्रियों को उनके विभाग बांट दिए गए हैं। इस बार भी वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी निर्मला सीतारमण को मिली है। पहला बजट सत्र जुलाई महीने में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। बजट सत्र को लेकर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा रहता है। उत्तराखंड को पूर्व में भी केंद्र से बड़ी सौगात मिली है। इस बार के बजट सत्र में उत्तराखंड के धार्मिक, साहसिक पर्यटन और यहाँ के मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के साथ ही रेलवे कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से बजट स्वीकृति मिल सकती है। जी के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा रहता है और मैं कह सकता हूं कि इस बार के बजट में उत्तराखंड का जो धार्मिक पर्यटन है, साहसिक पर्यटन है और भी अनेकों, चाहे वो श्री अन्न का विषय हो उसको जोड़ते हुए और भविष्य के अंदर रेलवे कनेक्टिविटी के विषय, हवाई कनेक्टिविटी के विषय, निश्चित मुझे पूरा विश्वास है इस बार के बजट में सबकी व्यवस्था निश्चित रूप से दिखाई। वित्त और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जनपद भ्रमण के दौरान काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित नवीन कृषि मंडी की अतिथि गृह पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने निर्माणाधीन एसटीपी प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिशासी अभियंता पेयजल निगम से कार्य की धीमी गति होने पर नाराजगी व्यक्त की। कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग से दूरभाष पर वार्ता कर एसटीपी प्लांट में जल्द ही विद्युत संयोजन देने के निर्देश दिए। हमारे माननीय चीमा साहब हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सबने बताया कि ये लेट भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं लास्ट टाइम जब आया था तब भी लगभग यही स्थिति देख रहा था। थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अभी ना कनेक्शन है ना भी इस पर कोई काम की गति मैं बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ। आज मैंने इनको हिदायत दी है। एक्सियन जो इलेक्ट्रिसिटी के उनसे भी कहा है कब इन्होंने अप्लाई किया, कब इन्होंने पैसे जमा किए और कब तक वो यहाँ पे कनेक्शन दे रहे हैं, ताकि ये काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई। डोईवाला उपजिलाधिकारी कार्यालय के बाहर डोईवाला के विधायक बृजभूषण गेरोला के साथ राज्य किसान सैनिक एकता मंच और डोईवाला तहसील कर्मचारियों ने वृक्षारोपण किया, जिसमें फूलदार, फलदार और छायादार कई पौधे लगाए गए और इन पौधों की देखरेख के लिए राज्य किसान सैनिक एकता मंच ने शपथ भी ली। इस दौरान डोईवाला के विधायक बृजभूषण गेरोला ने कहा कि हम सभी को अधिक से अधिक पौधे लगाकर इनका संरक्षण करना होगा ताकि पौधा पेड़ का आकार ले सके। जिस तरह से धरती के तापमान में इजाफा हो रहा है, मौसम का संतुलन बिगड़ रहा है, हम सभी का नैतिक कर्तव्य बनता है हमें वातावरण को दूषित होने से बचाना है। किसान सैनिक एकता मंच द्वारा तहसील भवन जो हमारा डोईवाला इसके चारों को वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इसमें तहसील के कर्मचारी, अधिकारी सभी शामिल थे और जैसा कि आपने विगत गर्मियों को देखकर जाना है कि वृक्ष की कितनी महत्वपूर्ण हमारे लिए है, तो उसी के क्रम में इनके द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। सभी के सहयोग से जो यहाँ पे वृक्षारोपण हम लोगों ने किया, हमने ये तय किया है कि इसको पार पोस्टर खड़ा करने की जिम्मेदारी भी हम ही लोग लेंगे। कराने की जिम्मेदारी नगर पालिका की है। उसके बाद पानी डालने की जिम्मेदारी 3 वर्ष तक इस पेड़ों को निस्वार्थ भाव से देखने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। कुछ वर्षों से आपने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों से लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है और आपने देखा है कि हमारे 2017 में तो उस समय भी मुख्यमंत्री श्री रावत जी के द्वारा ऋषिपर्णा के उद्गम स्थल से लेकर के और आगे जहाँ तक वृक्षारोपण किया गया था और कोसी नदी का भी 3 लाख से अधिक वृक्ष लगाए गए। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी लगातार वृक्षारोपण के अभियान को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए ND24। नमस्कार।